नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं जय बनु का चौथा क्लास लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जिनका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल के प्ले लिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो चलते फ्रेंड्स, आज की क्लास के पहला टॉपिक्स एमिनो अम्ल पर। वे पदार्थ जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, इन्हें -NH2 अर्थात बॉन्ड NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा एमिनो अम्लों में बांटा जा सकता है। क्या फ्रेंड्स, के एमिनो अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, वह एमिनो अम्ल कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या है कि इस एमिनो अम्ल का नाम बॉन्ड NH2 समूह के आधार पर दी जाती है। जिस फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो चेन है, ये जो सीरीज है CH3 CH COOH, जिसमें इस कार्बन पर NH2 लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इधर से ये एक दूसरे नंबर कार्बन पर, जिसे कारण से अल्फा कार्बन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि इस कार्बन को उसके लिए नहीं, अम्ल समूह के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस स्थान पर ये पहला कार्बन हो जाता है, इसके बाद तो इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। नाम नीचे यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक दूसरे कार्बन पर है, इसलिए इसे बीटा कहते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पर N लगा हुआ है, इस कारण इसे हम गामा कार्बन कहते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, अतः एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, अतः एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, अतः एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। पुराने धारणा के अनुसार सभी एमिनो अम्लों को 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। जिसमें पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल। वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल। जो एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित होते हैं, उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है कि कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित होती है और कुछ नहीं होती है। जो एमिनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित होती है, उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, उसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती है, वह आवश्यक है, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगला टॉपिक है प्रोटीन की संरचना। फ्रेंड्स, प्रोटीन को हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनकी संरचना को भी जानते हैं। प्रोटीन की संरचना त्रिविमीय है। प्रोटीन की संरचना एवं आकृति के अध्ययन को 4 भागों में बांटा गया। प्रोटीन की संरचना त्रिविमीय है और इनकी संरचना एवं आकृति के अध्ययन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। तो फ्रेंड्स, पहला देखिए
प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड का अनुक्रम उस प्रोटीन का अभिलक्षण है। किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल का अनुक्रम प्रोटीन का अभिलक्षण है और इसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। दूसरा है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना विशेषकर एमिनो अम्ल अवशेष की अस्थायी व्यवस्था से संबंध रखती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना विशेषकर एमिनो अम्ल अवशेष की अस्थायी व्यवस्था से संबंध रखती है, जो एक आवर्ती संरचनात्मक पैटर्न देती है, जो एक आवर्ती संरचनात्मक पैटर्न देती है। तीसरा है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना किसी पॉलीपेप्टाइड के त्रिविमीय फोल्डिंग के सभी पहलुओं का वर्णन करती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो तृतीयक संरचना है वो पॉलीपेप्टाइड के जो त्रिविमीय संरचना है उसके संपूर्ण संरचना का वर्णन करती है। अगला है प्रोटीन की चतुष्क संरचना है। जब किसी प्रोटीन में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड उपिकाई होते हैं, जब किसी प्रोटीन में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड उपिकाई होते हैं तो उसकी त्रिविम व्यवस्था क्वाटरनरी संरचना कही जाती है। क्वाटरनरी संरचना कही जाती है। फ्रेंड्स अगला है एंजाइम। जब संयुग्मित प्रोटीन के नन प्रोटीन भाग को साधारणतः प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। एक संयुग्मित प्रोटीन के नन प्रोटीन भाग को साधारणतः प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। वे प्रोस्थेटिक समूह जो अभिक्रिया के दौरान एंजाइम के साथ संयुक्त होते हैं। वे प्रोस्थेटिक समूह जो अभिक्रिया के दौरान एंजाइम के साथ संयुग्मित होते हैं उसे सह एंजाइम कहते हैं। उसे सह एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन एकल या संयुग्मी है। एंजाइम एक प्रोटीन है जो किसी सजीव निकाय में एक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। फ्रेंड्स एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो किसी सजीव निकाय में एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है। एंजाइम अणु के साथ सहसंयोजी आबंध से जुड़ा प्रोस्थेटिक समूह सहकारक के नाम से जाना जाता है। एंजाइम अणु के साथ सहसंयोजी आबंध से जुड़ा प्रोस्थेटिक समूह सहकारक के नाम से जाना जाता है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की भांति न्यूक्लिक अम्ल एक दूसरे वर्ग के जैविक बहुलक है। एक दूसरे वर्ग के जैविक बहुलक है जो सभी जीवित सेलों में पाए जाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि न्यूक्लिक अम्ल भी प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की भांति जैविक बहुलक होता है जो प्रत्येक सजीव के सेलों में, कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड डीएनए तथा आरएनए के जल अपघटन उत्पाद को एक एक कर पुनः जोड़ा जा सकता है। पेंटोज मोआयरी को एक प्यूरिन या पिरिमिडिन क्षारक के साथ संयोजित करने के फलस्वरूप प्राप्त संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पेंटोज मोआयरी को एक प्यूरिन या पिरिमिडिन क्षारक के साथ संयोजित करने के फलस्वरूप प्राप्त संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स क्या होती है? क्षारक प्लस शर्करा न्यूक्लियोसाइड देता है। अगला फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड। अगला है न्यूक्लियोटाइड। साधारण C5 प्राइमरी एल्कोहल अर्थात कार्बन 5 वाले प्राइमरी एल्कोहल साधारणतः C5 प्राइमरी एल्कोहल समूह के जलीय न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट एस्टर का निर्माण करते हैं। ये एस्टर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड देते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स विटामिन। अगला टॉपिक है विटामिन। विटामिन ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं।
विटामिन ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं पर भी शरीर के समस्त मुख्य क्रियाकलापों जैसे आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स, क्या होती है कि प्रोटीन एक सक्रिय कार्बनिक यौगिक है। शरीर को इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसके बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, फिर भी ये शरीर में सभी प्रकार के कार्य करते हैं। लह विटामिनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिनों का वर्गीकरण उनकी विलेयता के आधार पर किया गया है। इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है वसा में विलेय विटामिन, दूसरा है जल में विलेय विटामिन। फ्रेंड्स, विटामिन जल में भी घुलित होता है और वसा में भी। तो आते फ्रेंड्स वसा में विलेय विटामिन पढ़ते हैं। जानते हैं कौन कौन सा है? तो वसा में विलेय विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। और जल में विलेय विटामिन के अंतर्गत आता है विटामिन बी तथा विटामिन सी। विटामिन बी तथा विटामिन सी। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ विटामिन जो जल में विलेय था और वसा में भी। अगला है फ्रेंड्स विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। देखिए यहाँ पर जो विटामिन है वह विटामिन ए, जिसे कहते हैं दीप्त नेत्र विटामिन। दीप्त नेत्र विटामिन, इसका स्रोत है मछली का तेल, विशेष रूप से शार्क, यकृत तेल, अलवन जल, मछली का यकृत, गुर्दा। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? जेरोफ्लामिया अर्थात आँख की कॉर्निया का कठोरीकरण। क्या होता फ्रेंड्स? विटामिन ए की कमी के कारण जेरोफ्लामिया अर्थात आँख की कॉर्निया कठोर हो जाती है। दूसरा विटामिन है B1, विटामिन B1 जिसे कहते हैं थायोमिन। इसका स्रोत है इष्ट, दूध, हरी सब्जियां आदि। इसकी कमी के कारण होने वाले रोग है बेरी, जिसे तंत्रिका तंत्र का रोग भी कहते हैं। तीसरा विटामिन है B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका स्रोत है इष्ट, सब्जियां, दूध, अंडे की सफ़ेदी, यकृत, गुर्दा। इसकी कमी के कारण होने वाले रोग है गाढ़ी लाल जीभ, जिह्वा शोध जिसे कहते हैं जिह्वा शोध, त्वचा शोध तथा ओष्ठ विदरता। किलोसिस का मतलब होता है मुंह तथा होठों के किनारों पर दरारें पड़ना। अगला है विटामिन और उनके अभाव का हानिकारक प्रभाव। इसमें देखिए विटामिन ए या A1 जो है वसा में विलेय विटामिन, रासायनिक नाम है रेटिनॉल या जिरेफ्थॉल। इसका अणुसूत्र है C20H30O। इसका स्रोत है मछलियों का यकृत तेल, मांस, अंडे, दूध, मक्खन आदि, पालक, गाजर, कद्दू, पपीता, आम आदि में कैरोटीनॉल होते हैं जो लघु आंत्र में पहुंचकर विटामिन A1 में बदल जाते हैं। इसका महत्व है संक्रमण रोधी कारक। ये संक्रमण रोधी कारक होते हैं। आँख व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, धुंधले प्रकाश में देखने के लिए भी आवश्यक है। क्या फ्रेंड्स कि इसका जो विटामिन ए का जो महत्व है वह मुख्य रूप से आँखों के लिए। इसके अभाव के कारण जो रोग होते हैं, जो प्रभाव पड़ता है, जो हानिकारक प्रभाव है हमारे ऊपर, वह है रतौंधी होना, जीरोथैल्मिया होना, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, शिशुओं की वृद्धि मंद होना, त्वचा का शुष्क होना। ये सभी विटामिन ए या A1 की कमी के कारण होता है। अगला है विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो जल में विलेय है। ये होते हैं जल में विलेय कई विटामिनों का जटिल मिश्रण है। इसका स्रोत है चावल की छीलन, ईस्ट आदि। इसका पहला है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन या एड्यूरिन है। थायमिन क्लोराइड है। हाइड्रोक्लोराइड का अणुसूत्र यहाँ है जो है C12H18N4Cl2OS। इसका स्रोत है विटामिन B1 का जो स्रोत है वह है चावल की छीलन, ईस्ट, गेहूं के छिलके, अंडे आदि। तंत्रिका शोध रोधी विटामिन है
तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। विटामिन B1 के कमी के कारण जो होता है वह बेरी रोग होना है, भूख ना लगना, पेशियों का कमज़ोर होना। ये सभी फ्रेंड्स विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। दूसरा है विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन या लेक्टोफ्लाविन। इसका रासायनिक सूत्र है C17H20N4O6। इसका स्रोत है चावल की छीलन, ईस्ट, दूध, पनीर, अंडे, मांस, हरी सब्जियां आदि। विटामिन B2 का जो महत्व वह है शरीर की वृद्धि एवं मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा मुख के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसके कमी के कारण होने वाले रोग हैं किलोसिस होना, अर्थात होठों और मुंह के कोनों का फूलना। अगला जीभ पर दाने निकलना, जंतुओं की वृद्धि मंद होना। ये सभी विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। तीसरा विटामिन है B3 जिसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र होता है C9H17O5 और N। इसका स्रोत है ईस्ट, जंतुओं के यकृत और गुर्दे तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थ। मनुष्यों में विटामिन B3 का कोई महत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। विटामिन B3 के कमी के कारण मनुष्य में कौन से रोग होते हैं यह ज्ञात नहीं है, परंतु कुक्कुटों में डर्मेटाइटिस हो जाती है और परों की वृद्धि मंद हो जाती है और पर कठोर हो जाते हैं। चौथा विटामिन है फोलिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। रासायनिक सूत्र होती है C19H19N7O6। इसका स्रोत है ईस्ट, जंतुओं के यकृत और गुर्दे, अंडे, मांस, केला, नींबू, हरी सब्जियां जिसमें पालक आदि। इसका महत्व है रक्त बनाने में। फोलिक अम्ल रक्त बनाता है। इसके अभाव के कारण अरक्तता होती है अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। पांचवा विटामिन है विटामिन H जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसका अणुसूत्र होता है C10H16N2O3S। इसका स्रोत है ईस्ट, अंडा, यकृत, गुर्दा, दूध, हरी सब्जियां, गेहूं, मूंगफली आदि। इसका महत्व है त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन H त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं चर्म रोग, बाल झड़ना, लकवा होना। ये सभी इनके हानिकारक प्रभाव है। छठा विटामिन है निकोटिनिक अम्ल। रासायनिक नाम भी निकोटिनिक अम्ल या नियासिन है। इसका रासायनिक सूत्र C5H4NCOOH है। इसका स्रोत ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि है। इनके महत्व पेलेग्रा निरोधी कारक है। निकोटिनिक अम्ल के कारण पेलेग्रा निरोधी होता है। इसके अभाव के कारण जो रोग होता है वह है पेलेग्रा रोग होना, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्थित होना। सातवां विटामिन है विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन या एडरमिन। जिसका अणुसूत्र है C8H11O3N। इसका स्रोत है ईस्ट, चावल की चोकर, मक्का व गेहूं तथा अंडे, मांस व मछली का यकृत तथा दूध व ताज़ी सब्जियां। इसका महत्व है रक्त बनाने में। इसके अभाव के कारण अरक्तता होती है। आठवां विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। रासायनिक सूत्र होती है C63H88CON14O14P। इसका स्रोत है मछली एवं अन्य जंतुओं के यकृत तथा अंडे, मांस, दूध आदि। प्रतिप्रणशील अरक्तता कारक अर्थात रक्त बनाने में आवश्यक है। इसकी कमी के कारण प्रणाशी अरक्तता होता है। अगला विटामिन है विटामिन C जो जल में विलय विटामिन है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है। इसका स्रोत संतरे,
नींबू, मौसम्बी, पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली, हरी सब्जियां, दूध, यकृत आदि होती है। विटामिन सी का महत्व है प्रतिस्कर्वी कारक, रुधिर वाहिकाओं को प्रबल रखने में तथा मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य में आवश्यक है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जो है घावों को भरने में अधिक समय लगाता है। हड्डियां भंगुर हो जाती है, मसूड़ें फूल जाती है और उसमें रक्त आने लगती है तथा दांतें गिरने लगती है। ये सभी विटामिन सी के कमी के कारण होती है। अगला विटामिन है विटामिन डी या विटामिन डी समूह, जो वसा में विलय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम होता है अर्गे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से विटामिन D2 भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C28H44O है। इसका स्रोत है मछलियों के यकृत, तेल, मांस, अंडे, मक्खन आदि। त्वचा कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑर्गेस्टेरॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी का महत्व है सूखारोधी विटामिन। ये सूखारोधी विटामिन है, हड्डियों के बनने में तथा उनके स्वस्थ होने में सहायक होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। के कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इस रोग में हड्डियां नर्म, कमजोर और लचीली तथा टेढ़ी हो जाती है। अगला है विटामिन ई या विटामिन ई समूह, जो वसा में विलय विटामिन है। इसके रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। जिसका रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। स्रोत है गेहूं की अंकुर का तेल, बिनौला का तेल, सूरजमुखी तेल, अंडे। विटामिन ई का महत्व है बांध्यता रोगी कारक होता है। ये बांझपन को रोकता है। इसके अभाव के कारण बांध्यता उत्पन्न होती है, पेशियों का उपहरासन होता है। मतलब क्या होती है फ्रेंड्स कि विटामिन ए की कमी के कारण बांझपन होता है और पेशियों में अपहरासन होता है, मतलब पेशियां कमज़ोर पड़ने लगती है। अगला विटामिन है विटामिन के या विटामिन K1 और K2, जो वसा में विलय विटामिन है। रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, जिसे विटामिन K1 भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है C31H46O2। इसका स्रोत है पालक, पत्ता गोभी, गाजर और अल्फा। विटामिन के का महत्व है कि प्रति रक्तस्रावी कारक, रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक। इसके कमी के कारण रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है। फ्रेंड्स, विटामिन ई अल्फा, बीटा, गामा आदि टोकोफेरॉल का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अणुसूत्र सेम होते हैं, जो अणुसूत्र है C6H12O6, परंतु फ्रेंड्स दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, जो इस प्रकार दी हुई है। ग्लूकोज का अलग दी हुई है और फ्रक्टोज का अलग दी हुई है, जिसे आप ध्यान से देखें और समझ लें। फ्रेंड्स, अगला है आरएनए तथा डीएनए में अंतर। आरएनए तथा डीएनए में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। इसमें से फ्रेंड्स एक साइड रखते हैं हम रिबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा दूसरी तरफ रखते हैं डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए। आरएनए में पहला देखते हैं फ्रेंड्स, आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा डी राइबोज होती है। डीएनए में पहला देखते हैं कि डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा 2D डीऑक्सी राइबोज होती है। आरएनए में दूसरा देखते हैं, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है। डीएनए में दूसरा देखते हैं, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है। आरएनए का तीसरा देखिए फ्रेंड्स, यह डीएनए के द्वारा बनता है तथा स्वयं द्विगुणित नहीं होता है। डीएनए का तीसरा देखिए, यह स्वयं द्विगुणित कर सकता है। यह स्वयं द्विगुणित कर सकता है। आरएनए का चौथा देखिए, इसके अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिनका अनुभार कम होता है। डीएनए का चौथा देखिए, इसके अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिनका अनुभार अधिक होता है। आरएनए का पांचवां देखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए का पांचवां देखिए, यह संरचना, उपापचय, विभेदीकरण तथा गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है।
आरएनए का छठा देखिए, यह पादप विषाणु के लिए आवश्यक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का छठा देखिए, यह यूकैरियोटिक कोशिका के लिए आवश्यक आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए का सातवां देखिए, आरएनए साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे पिरिडीन बेस तथा ग्वानिन और एडेनिन जैसे प्यूरिन बेस रखता है। डीएनए में देखिए, डीएनए साइटोसिन तथा थाइमिन जैसे पिरिमिडिन बेस तथा ग्वानिन व एडेनिन प्यूरिन की तरह रखता है। तो फ्रेंड्स, ये था आरएनए तथा डीएनए में अंतर। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप पाए जाते हैं। वास्तव में ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं और इन्हें लंबे समय तर्क शक्ति की पहचान करने में उपयोग में लाया जाता है, किंतु शल्य विधि द्वारा इन्हें परिवर्तित करना आजकल सहज हो गया है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होती है तथा इसे ज्ञात करना डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। क्या होता फ्रेंड्स कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए अंगुली छाप अद्वितीय होता, मतलब क्या, उसके जैसा दूसरा नहीं होता, परंतु आजकल शल्य क्रिया द्वारा मेडिकल साइंस द्वारा उसे परिवर्तित करना सहज हो गया। आदमी सर्जरी करा लेता है। आगे कि डीएनए अंगुली छापन का उपयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है। अपराधी की पहचान करने में, पैतृकता के निर्धारण में, जैव विकास के पुनर्लेखन में, किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में, मृतकों के शरीर की पहचान उसके बच्चों या पिता के डीएनए की तुलना में। फ्रेंड्स, आज का यह क्लास जैव अणु चैप्टर का लास्ट क्लास है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जैव अणु चैप्टर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हम अगला वीडियो आपको बनाने में हमें सुविधा हो, अगला वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें सुविधा हो। अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, कि उसे भी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।